आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1A का सवाल नंबर 8वां पढ़ाने जा रहे हैं। और सवाल नंबर 8 से पहले हमने आपको शनिवार को भी कुछ नियम बताए थे। सबसे पहले योग का संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, और सहचर नियम, ये योग के थे। और गुणा में एक और नियम था, यही योग के नियम है, ये गुणा के हैं। तो जैसे योग का था कि a प्लस b बराबर c के, यानी कि कोई भी दो पदों को जोड़े तो तीसरे पद के बराबर है। तो यानी कि जैसे उदाहरण में 4 प्लस 5 बराबर 9, ये आपका योग का नियम था। अब क्रम विनिमय नियम, a प्लस b बराबर b प्लस a, जिसे हम लिख सकते हैं कि 4 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 4, ये हमारा क्रम विनिमय नियम था। और सहचार नियम था कि a प्लस b और प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, ठीक है, जिसको हम लिख सकते थे कि a की जगह पे कोई भी संख्या मान लें, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हमारा सहचार हो गया। इसी प्रकार से गुणा में था कि गुणा में सबसे पहला जो संवरक नियम था वो आपका a इंटू बी बराबर c, यानी कि 2 इंटू 3 बराबर 6, ये गुणा का संवरक नियम। क्रम विनिमय नियम, a इंटू बी बराबर b इंटू a, ये क्रम विनिमय नियम हो गया। सहचर नियम, a इंटू बी इंटू c बराबर a इंटू बी इंटू c, ये आपका सहचर नियम हो गया है। और इसके बाद का वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम। और गुणा का वितरण नियम जो था a और b प्लस c बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू c, ये आपके वितरण नियम था। तो इसमें से 3 नियम थे और इसके कई नियम थे, 4 नियम थे। तो आगे चल के आपसे पूछा जाएगा, उससे पहले हम सवाल नंबर 8वां देखेंगे। तो ये एक बार पुनः रिवीजन के ले लीजिएगा कि योग का संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचार नियम और गुणा का योग संवरक नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम और गुणा का सहचार नियम, गुणा का वितरण नियम, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 8वां है। आठवें नंबर पे कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम है पूर्णांकों में। तो पूर्णांक माने पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो योग का योज्य प्रतिलोम बताना है, तो 1 का योज्य प्रतिलोम -1 या -1 का +1। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का निकालोगे, अगर माइनस का निकालोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का निकालोगे तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक में है और ना ही ऋणात्मक में है। तो यहाँ पर शून्य का योज्य प्रतिलोम, शून्य का योज्य प्रतिलोम जो है वो शून्य ही होता है, ना तो माइनस का शून्य और ना ही प्लस का शून्य। तो यहाँ पर शून्य का प्रतिलोम, शून्य का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर 0, ठीक है। शून्य जो है वो शून्य के ही बराबर है, ना तो उसमें माइनस का असर होता है और ना ही प्लस का कोई असर होता है, ठीक है। तो ये स्वयं का योज्य प्रतिलोम। इसके बाद है 9वां नंबर, यदि a एक समधन पूर्णांक है, a एक समधन पूर्णांक है, a एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक,
माने ए का मान जो है वो सम है, तो a माइनस 1 a प्लस 1 संख्या जो दे रखी है, संख्या a माइनस 1 a प्लस 1 ये सम है या विषम है, इसको बताना है, ये सम आएगी या विषम आएगी। तो देखिए कोई भी संख्या अगर सम है और सम में एक घटाओगे तो विषम हो जाएगी, सम में घटाओगे तो विषम हो जाएगी, और सम में एक जोड़ोगे तो भी विषम हो जाएगी, है ना। सम में एक घटाओगे तो भी सम बन जाएगी और सम में एक जोड़ोगे तो भी विषम बन जाएगी। जैसे हमने मान लिया कि माना a बराबर हमारा 2 है, a बराबर 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी रख के लिख सकते हो। माना a बराबर 2, 4, 6 और सब कोई भी संख्या है, तो अगर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 बराबर 1 इंटू 3 बराबर 3, कैसी संख्या है इनका गुणनफल विषम आएगा। अगर हम रख लें 4 माइनस 1 तो 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 3 5 15। अगर हम 6 रख के देखते हैं तो 6 माइनस 1 6 प्लस 1 ये बचेंगे 5, ये हो जाएंगे 7, 7 बना 35। तो देखिए जब हमने 1 रखा 3 आया, 3 भी विषम है। जब हमने 4 रखा तो भी हमारा 15 आया, वो भी विषम है। जब हमने 6 रखा तो हमारा 35 आया, तो भी हमारा विषम आया। तो हमें इनका जो गुणनफल है वो कैसा होगा, एक विषम संख्या होगी। वो कैसी होगी, एक विषम संख्या होगी। यहाँ पर a माइनस 1 और a प्लस 1 का गुणनफल विषम होगा। क्या होगा, विषम। ये हमने उदाहरण देकर के आपको बताया कि a बराबर 2, 4, 6, 8 इत्यादि कुछ भी रखोगे और इनका जब मान रखोगे तो वहां पर संख्या हमारी कैसे प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त। इसके बाद सवाल नंबर आपका 10वां है। 10वें में कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताना है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताना है। यहाँ पर 0 मान लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले कह रहा है कि 5 और 7 का योग संख्या रेखा में बताना है। तो सबसे पहले 5 हो, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, फिर कितना लेना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो पहली संख्या रेखा होगी 5 तक, अपन 5 से लेकर कहाँ तक हो गई 12 तक, और इन पूरी संख्याओं का जो योग बना जाता है वो कितना बना 12। कितना बना 12। तो 5 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 12, जो कि संख्या रेखा में दर्शाया गया। फिर इसके बाद बेटा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का 2 धन अभाज्य 11वां है ए नंबर, कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का, तो मान लें कि माना 2 धन अभाज्य संख्या है। पहली संख्या हम कितनी मान लें 2, a बराबर हमने 2 मान लिया, b बराबर कितना मान लिया 3, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो 2 जो धन अभाज्य संख्याएं हैं वो हमने मान ली कि a बराबर 2 है और b बराबर 3 है। अब इनका गुणनफल a इंटू बी बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। और 6 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। 6 ये सम संख्या है और सम ना कह करके ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है। क्योंकि जब भी 2 अभाज्य संख्याओं का हम गुणा करेंगे, कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, और जहाँ पर
दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है, वो संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। और यहाँ पे कह रहा है कि जब दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, जबकि सदैव क्या होता है? भाज्य होता है। दो धन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसा होता है? सदैव भाज्य होता है। दो धन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसा होता है? भाज्य होता है, अभाज्य नहीं होता है। क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जहां पर दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड आ जाएंगे वो संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो दो धन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसा होता है? भाज्य होता है। और वो कह रहा है कि कैसा होता है? अभाज्य होता है। इसलिए आपका जो ए नंबर है वो आपका असत है। कैसा है? असत। फिर इसके बाद बी नंबर, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग जो है वो सदैव कैसा होता है? अभाज्य होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बी नंबर है, हम मान ले रहे हैं कि माना दो धन अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो है ए बराबर हमने 2 मान लिया, बी बराबर 3 मान लिया। ठीक है, ए बराबर 2, बी बराबर 3। यहाँ पर a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे और भी संख्या बदल सकती है। अगर a बराबर 3 मान लें और b बराबर कितना मान लें? 5, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 7, 8 हो जाएगा। अब देखिए जब हमने 2 और 3 को जोड़ा तो कैसी संख्या आई? अभाज्य संख्या आई। लेकिन जब हमने 3 और 5 को जोड़ा तो कैसी संख्या आई? 8, और 8 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, जबकि सदैव अभाज्य नहीं होता है। क्योंकि अभाज्य भी होता है तो भाज्य भी होता है। और सदैव से ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य की जगह पे कैसी है? भाज्य संख्या है। अभाज्य तो एकाध कहीं कोई संख्या हमारे उदाहरण के रूप के लिए है, जैसे कि केवल 2 और 3 का योग या 2 और 5 का योग, 2 और 5 का योग, ठीक है, 2 और 11 का योग। तो ये कुछ संख्या ऐसी है जिनका योग तो आ जाएगा अभाज्य, लेकिन अधिकतर जो आपका निकलेगा उनका योग कैसा होगा? भाज्य होगा। इसलिए यहाँ पर भी बी नंबर आपका क्या है? असत है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सवाल है, ए और बी दो ऋण पूर्णांक है, ए और बी दो ऋण पूर्णांक है, तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो देखिए ए और बी दो ऋण पूर्णांक है, ए और बी एक ऋण पूर्णांक है। इसी नंबर है ए और बी दोनों ऋण पूर्णांक है, तो ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान ऐसा होगा? एक ऋण पूर्णांक होगा। अगर उदाहरण को भी आप देखकर दिखा सकते हो कि मान लिया कि माना a बराबर -2, b बराबर -3, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर -2 प्लस -3 बराबर आ जाएगा -5। मतलब जुड़ेंगे योग हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कहेगा रहेगा माइनस का रहेगा। तो एक ऋण पूर्णांक है और उसमें भी कह रहा है कि एक ऋण पूर्णांक है, इसलिए सी नंबर आपका क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर पहला नंबर असत्य है, दूसरा नंबर असत्य है और तीसरा नंबर आपका सत्य है। इसके बाद अगला सवाल है 12वां, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए ए एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए इस संख्या a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3
क्या 24 से विभाज्य है। यहाँ पर दिखाना है, दिखाइए a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य। यहाँ पर देखिए a एक धन पूर्णांक है और a एक धन पूर्णांक है, तो यानी कि वो धन पूर्णांक आपके किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 आपका कोई धनात्मक संख्या नहीं है ना, तो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना a बराबर हमने मान लिया 1 2 3 4 डॉट कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। a बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी डॉट करके एक धन पूर्णांक है, तो हमने मान लिया। अब हमारे पास दे रखा है कि a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 2, 2 6 6 चौको 24, और 24 में अगर 24 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। अगर a बराबर हम 2 रख दें, 2 2 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 3 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 5 चौको 20 20 का 60 और 60 दूनी 120, तो यहाँ पे भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसमें अगर हम 24 का भाग दे रहे हैं तो एक बार जा रहा है, यहाँ पे 24 का भाग दे रहे हैं तो हमारा 5 बार जा रहा है, 24 पंचे 120। तो यहाँ पर a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 3 ये उदाहरण के तौर पर आप दिखा सकते हो। उदाहरण के तौर पर कि a बराबर में 1 2 3 4 5 कुछ भी इत्यादि रखा, तो इसमें जब हम मान रखते हैं तो मान रखने पर इसमें पूरा पूरा भाग हमारा 24 तक चला जाता है। तो लिख सकते हैं कि a प्लस 1 a प्लस 2 और a प्लस 3 24 से विभाज्य। अतः a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 3 24 से विभाज्य, ठीक है। तो इसके बाद सवाल नंबर आपका 13वां है, और 13वें सवाल में कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है। a एक सम धन पूर्णांक और b एक विषम धन पूर्णांक। समधन पूर्णांक और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं सम होंगी, कौन सी संख्याएं सम होंगी, और सम होंगी वो संख्या बतानी है। संख्याएं कौन सी हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर और इसके बाद है a प्लस b, a इंटू b, a इंटू b, और यहाँ पर a प्लस 1 b प्लस 1, a प्लस 1 b प्लस 1। यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से a एक सम संख्या है और b एक विषम संख्या है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप मान करके निकाल सकते हो कि माना a बराबर 2 और b बराबर 1, a एक समधन पूर्णांक और b एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर पहला है a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और भी रख सकते हो 4 रख सकते हो, 4 चौको 16, 6 रख दिया 6 4 36, तो यहाँ पर 36 भी सम है, 16 भी सम है और यहाँ पर 4 भी सम है ना, एक सम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक। फिर इसके बाद है b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 का 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये सब संख्या कैसी निकल रही है, विषम, एक विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक। फिर इसके बाद है a प्लस b, 2 प्लस 1 बराबर 3। अगर सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ा जाए, सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ा जाए तो कैसी संख्या निकलेगी, विषम संख्या निकलेगी, तो एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक।
और यहाँ पर a इंटू बी, 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 इंटू 1 बराबर सम और विषम संख्या, जैसे 2 और 3 ले लो, 2 क्या 6, 5 और 6 ले लो, 5 6 30। तो यानी सम और विषम संख्या का गुणा करेंगे तो कैसी संख्या निकलेगी? सम संख्या। एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक। अब इसके बाद है कह रहा है कि a प्लस 1 है, a प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 दूनी 6। अगर मान लो 2 की जगह पर 4 रख दें, 4 और 5, 5 और 2 20, है ना, तो भी हमारा सम रहेगा, तो एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक। फिर इसके बाद है b प्लस 1, तो 1 प्लस 1, तो 1 और 1 कितना होगा 2, 2 से कम 2, इनकी हमारे क्या है? सम पूर्णांक है। तो यानी कि ये पहला सम पूर्णांक है। फिर इसके बाद हमारा a इंटू बी सम पूर्णांक है, ये भी हमारा सम पूर्णांक है और ये भी सम पूर्णांक है। तो ये सम पूर्णांक है और ये दोनों आपके विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये सम और विषम पूर्णांक बताना है। फिर इसके बाद है धन पूर्णांकों के किन गुणों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है? a इंटू 3 इंटू 8 प्लस 7 बराबर 3 इंटू 8 और 3 इंटू 7। यह आपका कौन सा कथन है? गुणा का वितरण नियम। कौन सा है? गुणा का वितरण नियम। 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 9, ये आपका योग का सहचार नियम है, योग का सहचार नियम है। 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है, गुणा का क्रम विनिमय नियम है। और 3 इंटू 5 बराबर 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 बराबर, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका अंतिम सवाल जो था कि 3 इंटू 5 बराबर a इंटू 3, 3 इंटू 5, यहाँ पे भी a का मान 3 है, तो 3 इंटू 5 बराबर सेम संख्याएं आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा का निरसन नियम, गुणा का निरसन नियम, ठीक है। फिर इसके बाद 15वां सवाल है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को दर्शाइए। तो आप संख्या रेखा पर एक ही रेखा पर दर्शा लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इनको संख्या रेखा पे दर्शा देना है। पॉइंट आपके पास दे रखे हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है -5, ये हो जाएगा, -2 यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा, 0 है यहाँ पर सी पॉइंट हो जाएगा, 1 यहाँ पर डी पॉइंट हो जाएगा, और 2 है यहाँ पर ई पॉइंट हो जाएगा, और 5 है यहाँ का एफ पॉइंट हो जाएगा। एक ही रेखा पर आपको सपोज दर्शा देना है कि -5 ये है, -2 ये है, 0 है, 1 है, 2 है और 5 है, तो इनको एक ही रेखा पे दर्शाना है। तो इस प्रकार से हमें आज एक्सरसाइज 1A का पार्ट 2 यानी कि सवाल नंबर 8 में से लेकर के सवाल नंबर 15 तक करना है, जिसमें से सवाल नंबर 14 में फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो आपका ए नंबर है ये आपका गुणा का वितरण नियम है, बी जो है योग का सहचार नियम है, सी नंबर जो है वो आपका गुणा का क्रम विनिमय नियम है, और डी नंबर जो है ये आपका गुणा का निरसन नियम है, निरसन नियम है। अगर सेम संख्या आ जाती है जैसे कि 3 इंटू 5 बराबर 3 इंटू 5, अगर सेम संख्या अगर लिखी हुई है, अगर ये 3 इंटू 5 बराबर 15 लिखा होता तो यहाँ पे हो जाता आपका समवर्ग नियम हो जाता, लेकिन 3 इंटू 5 बराबर a इंटू 5, जहाँ पर a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? निरसन नियम हो जाएगा।